नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव और हमारे खास कार्यक्रम बात अपने देश की में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उत्तर प्रदेश की राजनीति हमेशा चर्चा बनी रहती है। साउथ की यानी दक्षिण की राजनीति चर्चा बनी रहती है जब वहां चुनाव होते हैं। पर हम हमेशा देखते रहते हैं कि उत्तर भारत की राजनीति हमेशा देश में चर्चा में सी बनी रहती है, क्योंकि यहाँ पर सीटें ज़्यादा हैं और बड़ा सूबा है उत्तर प्रदेश, तो निश्चित रूप से यहाँ पर हमेशा चर्चा बने रहना लाजमी है। पर इसके बावजूद तमाम राज्य ऐसे भी हैं जो भी अपने इतिहास और वर्तमान परिदृश्य को देखकर चर्चा में बने रहते हैं। अगर इतिहास यहाँ काबिलियत का हो, अगर इतिहास यहाँ अच्छाई का हो, अगर इतिहास यहाँ व्यवस्थाओं का हो, अगर इतिहास यहाँ विकास का हो, तो शायद हम जैसे खबरन-बीस इस मुद्दे पे बात नहीं करेंगे। पर जब इतिहास हिंसा का हो जाता है, जब इतिहास सियासी हिंसा का हो जाता है, जब इतिहास एक ऐसे इतिहास का हो जाता है जिसने हमें दर्द दिया है, तो हम जैसे खबरन-बीस की जिम्मेदारी है कि उन तमाम चीज़ों पर संज्ञान जरूर लें और वो मामले आम जनता के सामने जरूर लेकर आए। पश्चिम बंगाल राज्य हमेशा हम देख रहे हैं आज़ादी के बाद से चर्चा बना रहता है, हमेशा सियासी हिंसा होती है। और शुरुआत की बात करें 1959 में शुरुआत हुई थी खाद्य सुरक्षा आंदोलन से, और लगभग 80 लोग इस आंदोलन के कारण मारे। कौन जिम्मेदार? किसी को नहीं पता। जिम्मेदार केवल सियासी हिंसा। अगर 1967 की बात करें तो सशस्त्र आंदोलन में सैकड़ों लोगों की जान चली गई। जिम्मेदार सियासी हिंसा। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं 1971 से 77 तक विपक्ष की आवाज जलाने के लिए कांग्रेस जब सरकार सत्ता में आई थी तो वहां हिंसा हुई, और हिंसा के बाद वहां पर भी हमने देखा किस तरह से लोगों की जान गई, और शायद यही हिंसा का कारण रहा कि वहां पर कांग्रेस सरकार का पतन हो गया। उसके बाद 1970 में वामपंथियों ने बंगाल यानी पश्चिम बंगाल की सत्ता संभाली, और सत्ता संभालने के बाद उम्मीद की जाती थी शायद वामपंथी वहां पर एक नई शुरुआत करेंगे, पर वामपंथियों ने वही किया जो पिछले 1959 से चला आ रहा था। और इतनी निर्ममता की बांग्लादेशी हिंदू शरणार्थियों पर तत्कालीन मुख्यमंत्री जगदीश बसु ने जिस तरह से हत्याकांड कराया, वो यहां पर महत्वपूर्ण चर्चा का विषय है। क्योंकि यहां पर पश्चिम बंगाल हिंसा की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहां पर सियासी हिंसा की बात कर रहे हैं, यानी चुनाव के चलते हिंसा, ऐसी हिंसा जिसमें अधिक से अधिक लोगों की जान चली गई। अभी हम देख रहे हैं जिस तरह से अभी हाल में ही पंचायत चुनाव हुए, और पंचायत चुनाव में जिस तरह से हमने देखा है कि यहां पर लोगों की जान गई। हालांकि पंचायत चुनाव सत्तारूढ़ टीएमसी के हक में गया है, भाजपा नंबर 2 पर रही है, पर भाजपा ने यहां पर जीत का आंकड़ा बढ़ा लिया है। 2018 के पंचायत चुनाव में जहां पर भाजपा महज 5,759 सीटें लेकर आई थी, तो यहां भाजपा 9,500 का आंकड़ा पार कर चुकी है। कारण कुछ भी हो, क्योंकि यहां पर 2021 के जब चुनाव हुए थे पश्चिम बंगाल में, तब भी भाजपा वहां से 3 से 74 सीट पर पहुंच गई थी। और यहां पर जिस तरह से लगातार हिंसा हुई, वो हिंसा पर बात करना अब जरूरी हो गया। इसलिए आज हमने अपना ये मुद्दा पश्चिम बंगाल का सियासी हिंसा से रक्त रंजित इतिहास रखा है, क्योंकि यहां पर जो चुनावी इतिहास है वो बड़ा खराब है। 1959 में शुरुआत हुई, और शुरुआत के बाद से लगातार यहां पर केवल लोगों की जान गई है। चाहे वामपंथियों का राज रहा हो, चाहे कांग्रेस का राज रहा हो, और चाहे वर्तमान में यहां पर ममता बनर्जी का राज रहा हो। और सियासी हिंसा की इस कदर यहां पर बहुतायत है, इस तरह यहां पर छाया हुआ है कि केंद्रीय सुरक्षा बल के 1.5 लाख से ज्यादा जवान भी यहां पर सुरक्षा को संभाल नहीं पाए। और यहां तक कि जो अधिकारी हैं, अधिकारियों का कहना यह था कि हमने तो प्रयास किए, 43,574 करीब हमको बताया गया कि संवेदनशील बूथ हैं जहां पर उम्मीद है कि वहां पर जो मतदान है वो प्रभावित हो सकता है, पर उसके बावजूद तमाम बूथ हमको बताए ही नहीं गए। शायद जो आंकड़ा है वो गलत दिया गया, शायद वो आंकड़ा है वो शायद उनके पास था नहीं, या आंकड़ा के घालमेल में कोई कसर रह गई, यानी सही आंकड़ा नहीं दिया गया।
इसलिए जहां पर आंकड़ा नहीं मिला है वहां पर इस तरह की घटनाएं हुई हैं, और घटनाओं में कहा जा रहा है कि 36 लोगों की जान चली गई है। यानी अभी हाल का जो पंचायत चुनाव हुआ है, जान गिनती गई कार्यकर्ताओं की, जान गिनती गई आम जनता की, उनका जान से, उनकी जान से, उनकी जिंदगी से सियासी लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। पर चूंकि यहां पर हम बात बंगाल की कर रहे हैं, इसलिए इस पर चर्चा करना बहुत जरूरी है। हम क्यों ऐसा देखते हैं कि लगातार बंगाल में इस तरह की हिंसा हो रही है? हम क्यों देखते हैं कि बंगाल का इतिहास यहां बदलता नजर नहीं आ रहा है? हम क्यों देखते हैं कि यहां पर जब भी सरकार बनती है तो केवल सियासी हिंसा होती है? हम क्यों देखते हैं कि जब 2021 में विधानसभा चुनाव हुआ था, ममता सरकार सत्ता में आई थी, तो दुकानें लूटी गई, बलात्कार किए गए, पीड़ा दी गई, कष्ट दिया गया, शोषण किया गया उनका जो विरोध में थे, यानी भाजपा। और भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या भी हुई, उनको परेशान भी किया गया, बलात्कार भी किया गया, और खुलेआम दुकानें लूटी गई। और तमाम वीडियो हम सबने देखे हैं, सबके सामने हैं, सबके सामने आए थे। और तब ये वीडियो, ये कारनामे पुलिस के सामने हो रहे थे। जिम्मेदार कौन? सरकार। जिम्मेदार कौन? व्यवस्थाएं। जिम्मेदार कौन? प्रशासन। क्योंकि यहां पर अगर हम बात करें तो कुछ पश्चिम बंगाल के जिले ऐसे हैं जहां पर हमेशा हिंसा होती रहती है, चाहे उत्तर 24 परगना की बात करें, चाहे बीरभूम की बात करें, या अन्य 2 से 3 जिलों की बात करें, वहां पर हमेशा सियासी हिंसा होती रहती है। और बहुतायत में होती है कि लोग देखते हैं कि वहां पर हमेशा से माहौल गर्म रहता है। क्यों माहौल गर्म रहता है? क्या प्रशासन जानबूझ के बाद छूट दिए बैठा है, या प्रशासन चाहता ही नहीं है कि उसको रोका जाए? और जो बंगाल के इतिहास में जो रक्त रंजित सियासी हिंसा का जो अध्याय है, वो हमेशा जुड़ा रहा है, इसको हटाना नहीं चाहिए। अगर हम बात करें तो पंचायत चुनाव में 30 दिन का जो पूरा चरण था, उसमें लगभग 36 से ज्यादा लोगों के मर्डर हुए, जान चली गई। जिम्मेदार कौन? चाहे उत्तर 24 की बात करें, परगना की बात करें, बीरभूम की बात करें, चाहे मुर्शिदाबाद की बात करें, वहां पर इस तरह की घटनाएं होती रही है। और इसके पहले भी हमने तमाम तरह के विजुअल 2021 के चुनाव में परिणाम आने के बाद देखे हैं। मैं अपने इस कार्यक्रम में ये बात इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि पश्चिम बंगाल भी हमारे देश का हिस्सा है। पश्चिम बंगाल में भी हमारे देश का संविधान लागू होता है। पश्चिम बंगाल में भी हमारे जैसे लोग ही रहते हैं। पश्चिम बंगाल भी हमारे देश में विकास की गति के साथ आगे बढ़ रहा है। पर पश्चिम बंगाल यहां पर रक्त रंजित क्यों हो रहा है? उसका इतिहास 1959 से लेकर अब तक क्यों नहीं बदल पाया है? ये बड़ा प्रश्न है, और इसी बड़ा प्रश्न पर आज हम चर्चा भी कर रहे हैं। कारण यही है कि इस बड़े प्रश्न को उठाना अब जरूरी हो गया है। क्यों हम समझना नहीं चाहते कि जो राज्य हमारे देश का हिस्सा है, उस राज्य में इस तरह की हिंसा क्यों हो रही है? और यहां तक कि एनसीआरबी के 2019 के हम आंकड़े की बात करें तो बंगाल को देश का सबसे बड़ा राज्य माना था सियासी हिंसाओं के द्वारा हत्याओं के मामले में। नहीं, सबसे ज्यादा सियासी अगर हत्याएं हो रही हैं तो वो बंगाल में हो रही हैं। जो 2019 का आंकड़ा है और एनसीआरबी की रिपोर्ट है। क्योंकि यहां पर जो इतिहास है वो केवल आज का नहीं है। 1959 से खाद्य आंदोलन से इतिहास शुरू हुआ, 1967 भी गया, 1971 भी गया, 1971 से 1977 तक कांग्रेस की सरकार रही, उन्होंने भी वही किया जो पूर्ववर्ती सरकार ने किया। और 71 के बाद जब यहां पर वामपंथियों की सरकार आई तो वामपंथियों ने भी 34 साल वही किया जो कांग्रेस ने किया। और जब वामपंथियों की सरकार यहां पर 2011 में गई तो टीएमसी सरकार ने भी वही किया जो वामपंथियों ने किया। मैं आपको चरण बता रहा हूं कि यहां पर सबक किसी ने नहीं लिया है। अगर सबक लेते तो हम इस तरह की चीजों को नहीं करते। पर चूंकि यहां पर चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण, चुनाव में किसी की जान जाए, किसी की जिंदगी जाए, किसी का घर बर्बाद हो जाए, किसी के बच्चे अनाथ हो जाए, किसी की बीवी विधवा हो जाए, पर यहां पर फर्क नेता नगरी को नहीं पड़ता है। उनको कोई दर्द नहीं है। और शायद इसका एक कारण यह भी है कि बंगाल में बढ़ती बेरोजगारी, क्योंकि जो बेरोजगार लोग हैं, जिनको नौकरी नहीं है, साधन नहीं है, शिक्षा नहीं है, वो कहीं ना कहीं जो युवा नेता है जो अपने आप को अचानक हाईलाइट करना चाहते हैं, उनके साथ जुड़ जाते हैं। मेरे ख्याल से इस तरह के आपराधिक कृत्य को अंजाम भी दे देते हैं। ये आंकड़े बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर तमाम ऐसे लोगों के नाम आए हैं जो बेरोजगार थे, अच्छे परिवार से पढ़े लिखे थे, पर यहाँ पर उन्होंने आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया। पश्चिम बंगाल हमारे देश का हिस्सा है, और पश्चिम बंगाल में जिस तरह से इतिहास चला आ रहा है
उस इतिहास को बदलने की जरूरत आ गई। यहां पर मैं किसी पार्टी पर कटाक्ष न करते हुए सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूं कि अगर आप व्यवस्थाओं के हिसाब से आगे बढ़ रहे हैं, अगर आप व्यवस्थाओं को यहां बेहतर करते नजर आ रहे हैं, अगर यहां पर आप एक अच्छाई की नींव रख रहे हैं, अगर जनता आपको लगातार मौका दे रही है, जनता आपको जनाधार दे रही है, तो जनता के जनाधार का यहां पर आप मूल्य किस तरह चुका रहे हैं? जनता के जनाधार पर आप किस तरह उम्मीद आपको उतर रही है? उनकी उम्मीदों पर खरे उतर रहे हैं कि नहीं उतर रहे हैं? उनके लिए काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कि केवल चुनावी ही एजेंडा हो चुका है, अपने आप को सत्ता बना रखी है, चाहे पंचायत चुनाव हो, चाहे विधानसभा चुनाव हो, चाहे लोकसभा चुनाव हो। और हम लगातार देख रहे हैं कि केवल पश्चिम बंगाल की बात नहीं करेंगे, पूरे देश में इस समय केवल चुनावी मोड अभियान चलाए जा रहे हैं। केवल चुनाव, केवल चुनाव, चाहे सत्ता पे आसीन बीजेपी हो या विपक्ष में आसीन अन्य पार्टी है, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे टीएमसी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे आरएलडी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे अन्य पार्टियां हो, केवल केवल यहां पर एक ही अभियान चल रहा है, वो है चुनाव अभियान। जनता के लिए तो मुद्दों के लिए वैसे कोई बात नहीं करना चाहता है, और कारण यही है कि जनता के मुद्दों के लिए बात करेगा कौन करेगा बात? क्योंकि यहां पर जिसका दर्द होता है वही जानता है। जिसके परिवार का कोई शख्स, कोई व्यक्ति उस जातीय हिंसा, उस सियासी हिंसा में जब चला जाता है, तो दर्द परिवार जानता है, उसकी पीढ़ी जानती है, उसके बच्चे जानते हैं, उसकी विधवा जानती है। पर यहां पर वो दर्द किसी भी पार्टी के लोगों को कोई असर नहीं करता। मैंने बंगाल मुद्दा आज इसलिए भी उठाया क्योंकि जो दर्द बंगाल में लगातार लोगों के बीच में है, उस दर्द पर यहां पर अब विराम लगना चाहिए। क्योंकि ये बंगाल में जिस तरह से सियासी चुनावी हिंसा हो रही है, इससे हमारे देश की प्रतिष्ठा है वो भी खराब हो रही है। भारत का लोकतंत्र विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, यहाँ पर हमारी संस्कृति, हमारा प्रजातंत्र और हमारी चुनाव नीति ही सब जगह हमेशा आदर्श से प्रेरणा रूप में देखी जाती है। पर हमारी नीति में ही यहाँ पर प्रश्न चिन्ह लगेगा, हमारी नीतियों पर ही यहाँ पर खून खराबा होगा, हमारी नीतियों पर ही यहाँ पर खराबी होगी, व्यवस्थाएं खराब होंगी, मत पेटियां लूटी जाएंगी, नाली में बहाई जाएंगी, और मत पेटियों में खुलकर मुहर लगाकर अपने प्रत्याशी जिताया जाएगा। तो ये कहाँ का चुनाव है, वो कहाँ का चुनाव आयोग है, वो कहाँ की व्यवस्था है? ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये पंचायत चुनाव में घटित हुआ है। चुनाव आयोग को कहना है हम केवल व्यवस्था संभालने के लिए है। चुनाव आयोग के वहां पर जो राजीव रहे, जो वहां के अधिकारी रहे, उनका कहना था कि हमने व्यवस्था बता दी थी और हमने ये बता दिया था कि कितने जो बूथ हैं, मतदान बूथ, वो संवेदनशील है। उसके बावजूद ये भी कहा जा रहा है जो केंद्रीय बलों के द्वारा कि उनको बूथ की संख्या सही नहीं बताई गई। ये भी कहा जा रहा है उनको वहां पर जाने नहीं दिया गया। यानी वहां पर जानबूझ के क्या इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया गया? क्या जानबूझ के चुनाव जीतने के लिए जबरन तरीके से चीजों को अलग रखा गया? क्या जानबूझ के मत पेटियां लूटी गई? क्या जानबूझ के वहां पर मुहर लगाई गई? खैर, मतपत्र पर इस तरह की चीजें होना आम है कि कई बार चुनाव कई जगह होता है, वहां पर इस तरह की घटनाएं होती हैं, पर सियासी हिंसा के तहत लोगों की जान जाना, इस पर भी रोक लगना बहुत जरूरी है। क्योंकि यहां पर जब ईवीएम पर चुनाव कराने की बात होती है तो सभी दल यहां पर विरोध करने लगते हैं, पर जब यहां पर हिमाचल और कर्नाटक के नतीजे आते हैं तो कांग्रेस पार्टी शांत हो जाती है। जब दिल्ली सरकार में आम आदमी पार्टी बैठ जाती है, जब पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार बैठ जाती है, तो वहां पर ईवीएम पर ठीकरा फोड़ना बंद हो जाता है। अगर हार जाते हैं तो पहला ठीकरा ईवीएम को। तो अगर ईवीएम से चुनाव कराने की यहाँ शुरुआत की जा सकती है तो शायद इस तरह की घटनाएं ना हो। पर चूंकि जब मतपत्र से तरह की चुनाव को आप आयोजित कराएंगे तो कहीं ना कहीं जो सियासी हिंसा का दौर यहाँ चला है, और ये आज नहीं है, ये लगातार चला आ रहा है। कई पंचायत चुनाव से स्थिति है, कहीं किसी पंचायत चुनाव में 50 लोग को अपनी जिंदगी गंवानी पड़ी, कहीं 40 को, इस बार 36 लोगों को। ये आंकड़ा है, अब हो सकता है आंकड़े से ज़्यादा भी हो और कम भी हो, पर जो आंकड़ा फिलहाल है मैंने आपको यहाँ पर रूबरू कराया कि ये आंकड़ा है। क्योंकि यहाँ पर बंगाल हिंसा केवल व्यवस्थाओं में नहीं है, बल्कि बंगाल हिंसा यहाँ पर विचारों में है। क्योंकि अगर आप पश्चिम बंगाल की हम बात करें तो देश का अभिन्न अंग है, हिस्सा है, और जब वहां पर बेहतर तरीके से आप चीजों को करेंगे तो बेहतर परिणाम भी आएंगे। अब जहां पर सियासी हिंसा होगी वहां पर विकास के पटकथा कैसे लिखेंगे? जहां पर सियासी हिंसा होगी, लोगों के घर जला दिए जाएंगे, लोगों के साथ बलात्कार किया जाएगा, लोगों को सब परेशान किया जाएगा, उनकी हत्या कर दी जाएगी, तो फिर विकास की पटकथा कौन लिखेगा? जो फिलहाल एक यक्ष प्रश्न है। मैंने यक्ष प्रश्न इसलिए कहा क्योंकि ये इबारत
1959 से चली आ रही है। और जब 1959 से चल रही कोई इबादत और कोई इबारत या कोई पटकथा में बदलाव नहीं होगा तो हम जैसे खबरनबी से सवाल जरूर उठाएंगे। क्योंकि जो स्थिति हम 1959 से देख रहे हैं वो बदलती क्यों नहीं है, उस स्थिति को सभी पार्टियां लगातार क्यों चलायमान रखती हैं। चाहे आप 1959 की बात करें, चाहे कांग्रेस शासन की बात करें, चाहे वामपंथी शासन की बात करें, 34 साल की बात करें। और जब वामपंथी शासन खत्म हुआ था तो लगा था यहां पर टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी एक नई शुरुआत करेंगी और पश्चिम बंगाल को उस जगह पे पहुंचाएंगी जिस जगह के लिए बना है, पश्चिम बंगाल को आगे बढ़ा के लेके जाएंगी। पर उन्होंने भी यहाँ पर जो रवैया है वो शायद उनका भी इसके प्रति निष्क्रिय है और सियासी हिंसा हो रही है। इसका अर्थ है कि कहीं ना कहीं यहां पर बढ़ावा मिल रहा है। ये बात मैं इसलिए क्यों बोल रहा हूं क्योंकि यहां पर आंकड़े हैं। चाहे 21 की बात करें, वो विजुअल, वो वीडियो सबने देखे हैं कि 21 चुनाव के परिणाम आने के बाद किस तरह से दुकानें लूटी जा रही थी, हत्याएं की जा रही थी और यहां तक कि कलकत्ता हाईकोर्ट ने संज्ञान भी ले लिया था, बयान भी आ रहे थे, पर मनमर्जी सबकी चल रही थी। और मनमर्जी ऐसी कि अगर किसी को कोई सरकारी एजेंसी बुलाती है तो मुख्यमंत्री कोर्ट चली जाती है, अगर किसी तलब किया जाता है तो उसका बचाव किया जाता है। क्यों? व्यवस्थाओं को बचाने के लिए। अगर व्यवस्थाओं को बचाने के लिए आप इतनी संघर्षरत हैं, सीबीआई को भी वहां पर बंधक बना लिया जाता है, उनको पूछताछ नहीं करने दी जाती है, तो कहीं ना कहीं अब प्रश्न उठाना जरूरी है। प्रश्न उठाना इसलिए जरूरी है क्योंकि अब यहां पर सोचना होगा। हमारे देश का हिस्सा है, वहां पर हमारा संविधान लागू होता है, वहां पर हमारे समानता के अधिकार लागू होते हैं, वहां पर हमारे मौलिक अधिकार लागू होते हैं, वहां पर हमारी धाराएं लागू होती हैं, वहां पर हमारी सीआरपीसी आईपीसी लागू होती है। तो फिर वहां पर इस तरह की घटनाएं क्यों हो रही हैं? वहां पर जहां पर केंद्रीय बल भेजे जा रहे हैं वहां पर नियंत्रण क्यों नहीं कर पा रहे हैं? चुनाव आयोग वहां पर निष्पक्ष चुनाव क्यों नहीं करा पा रहा है? यह भी बड़ा प्रश्न है। प्रशासन इन तमाम गतिविधियों को, इन आपराधिक षड्यंत्रों को, इन सियासी हत्याओं को रोकने में क्यों नाकाम है? यह भी बड़ा प्रश्न है। क्योंकि यहां पर पश्चिम बंगाल पर चर्चा इसलिए जरूरी है कि पश्चिम बंगाल हमारे देश का ही हिस्सा है, कोई अलग देश नहीं है जहां पर लोग अपनी मनमर्जी से राज करें। मैं यहां अपने कार्यक्रम के माध्यम से किसी सरकार को कटाक्ष नहीं कर रहा हूं। मेरा सिर्फ कहना है कि अगर पुरानी आपकी इतिहास सियासी हिंसा का, तो अब तो बदलाव कर दीजिए, अब तो यहां पर व्यवस्थाओं को बेहतर कर दीजिए, अब तो अमन शांति ले आइए, अब तो अच्छाई के यहां विकास करिए, अब तो लोगों के विचार में यहां पर सांप्रदायिकता को ना भरिए, अब तो यहां पर अमन शांति ले आइए। लाएगा कौन? प्रशासन। लाएगा कौन? सरकार। पर सब सरकार पुरानी सरकारों के बनाए हुए एजेंडे पे ही चलेगी तो इस तरह की सियासी घटनाएं, सियासी हत्याएं होना आम है। और शायद आने वाले समय में जब 2026 में चुनाव होगा बंगाल का, उस समय भी हमको यही स्थिति देखने को मिल सकती है अगर हमने पुरानी सरकारों के पदचिन्हों पर चलना बंद नहीं किया। यहां मैं ममता सरकार को लेकर बात कर रहा हूं, यहां पर इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि यहां पर अगर हिंसा होती है, सियासी हिंसा होती है, मतदान में खामियां पाई जाती है, मतपेटियां लूट ली जाती है, जबरन मुहर लगाई जाती है, तो उसकी जिम्मेदारी सरकार की है, चुनाव आयोग की है। और यहाँ पर जितनी सरकार दोषी है तो शायद चुनाव आयोग उतना ही दोषी है कि क्यों आपने व्यवस्थित तरीके से यहाँ पर चुनाव नहीं कराया। अगर आपको कहीं से भी इनपुट आ रहा था, कहीं से फीडबैक मिल रहा था कि इस तरह की घटनाएं राज्य में हो सकती है पंचायत चुनाव के दौरान, तो आपको तैयारी करनी चाहिए थी और केंद्रीय बल मंगाया जा सकता था और इसके लिए समीक्षा कर सकते थे कि किस किस बूथों पर या जो संवेदनशील जिले हैं, मैंने आपको बताया उत्तर 24 परगना की बात करें, मुर्शिदाबाद की बात करें, बीरभूम की बात करें, वहां पर इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं। वो आज नहीं, पहले भी हुई हैं। तो क्या वहां पर अतिरिक्त पुलिस प्रशासन नहीं लाया जा सकता था? क्या वहां पर अतिरिक्त केंद्रीय बल नहीं भेजा जा सकता था? क्या वहां पर चुनाव आयोग अतिरिक्त व्यवस्था नहीं कर सकता था कि वहां पर शांतिपूर्ण मतदान हो जाए? कर सकता था। पर शायद जल्दबाजी की है या समीक्षा ही नहीं कर पाए या सोचा ही नहीं कि क्या कुछ यहां पर बदल सकते हैं। तैयारी करनी चाहिए थी, व्यवस्थाएं देखनी चाहिए थी, समीक्षा करनी चाहिए थी, रणनीति बनानी चाहिए थी। अगर रणनीति चुनाव को लेकर बनती तो रणनीति यहाँ पर चुनाव कराने को लेकर भी बननी चाहिए। और दायित्व सरकार का है, प्रशासन का है और चुनाव आयोग का भी है। कोई इससे अपना पल्लू नहीं झाड़ सकता। और शायद यहाँ दायित्व केंद्रीय बलों का भी है कि अगर आपके रहते भी वहां पर इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ रही है, हिंसा वहां पर हो रही है, बयानबाजी हो रही है, अभद्रता वहां पर हो रही है, तो उसको रोकेगा कौन? उसको रोकने के लिए सिस्टम बना है। वहां पर आम आदमी आपके सहारे है, आपकी मौजूदगी उसके अंदर सुरक्षा का भाव पैदा करती है, आपकी मौजूदगी बताती है कि हाँ वो शांतिपूर्ण
मतदान करने जा सकता है। पर इस तरह की घटनाएं होंगी तो निश्चित रूप से शायद जो मताधिकार प्रयोग करने वाले हमारे मतदाता हैं उनके मन में भी प्रश्न आएगा कि क्या हम जो वोट करके आए हैं वो सही जगह गया है, क्या जो हम वोट करने जा रहे हैं क्या हम सुरक्षित पहुंच जाएंगे, क्या हम जो वोट करने जा रहे हैं वो अधिकार हमको आसानी से मिलेगा। जो अधिकार हमारा देश का संविधान हमको देता है वो होता है मताधिकार। वो मताधिकार यहाँ पर हमारी सरकार हमको देगी कि नहीं देगी, चुनाव आयोग हमको देगा कि नहीं देगा, ये भी बड़ा प्रश्न है। और कहीं ना कहीं इसको लेकर मतदान करने वाले मतदाता सोचते जरूर होंगे कि हम अगर सही जा रहे हैं तो सही लौटेंगे कि नहीं लौटेंगे। मैं मानता हूं कि लोकतंत्र में सत्ता पक्ष भी होता है, विपक्ष भी होता है, पर ऐसा लोकतंत्र किस काम का जहां पर हत्याएं होती हैं, ऐसा लोकतंत्र किस काम का जहां पर सियासी हिंसा होती है, ऐसा लोकतंत्र किस काम का जहां पर लोगों को अपनी जिंदगी गंवानी पड़ती है। लोकतंत्र व्यवस्थाओं के लिए बना है, शासन के लिए बना है, हमारी योजना बनाने के लिए बना है, हमारी नींव आधार बनाने के लिए बना है, हमारे सपने पूरा करने के लिए बना है, ना कि हमारी जान लेने के लिए। यहां पर जिम्मेदारी जो लगातार हम 1959 से देखते आ रहे हैं, अब इस पर बदलाव होना चाहिए, अब इस पर काम होना चाहिए। क्योंकि यहां पर 1959, 1968, 1971 और उसके बाद ज्योति बसु की निर्ममता जो सामने आई थी, ऐसे तमाम अध्यायों को अब अलग करने का समय आ गया है। अब पश्चिम बंगाल के इतिहास में हिंसा को अलग करके अमन शांति का इतिहास भी कायम करें कि पिछला 50 से 60, 70 साल का इतिहास बहुत खराब है। उस खराब इतिहास को अगर यहां दोहराएंगे तो कहीं ना कहीं दर्द हम सबको होगा। चाहे नंदीग्राम हो, चाहे सिग्गुर हो, चाहे बीरभूम हो, चाहे उत्तर 24 परगना हो और चाहे मुर्शिदाबाद हो, अगर इन जगहों पर घटनाएं हो रही हैं तो इन जिलों में विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी, समझाना पड़ेगा, विचार बदलने पड़ेंगे, सियासी हिंसा के दौर को खत्म करना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि किस तरह आने वाले समय में हमको बेहद मोहब्बत के साथ अपने मताधिकार का प्रयोग करना है। क्योंकि यहां पर रोजगार को लेकर, व्यवस्थाओं को लेकर और आने वाले समय में किस तरह से हम शांतिपूर्ण मतदान करा पाए उसको लेकर भी रणनीति बनानी पड़ेगी। और रणनीतिक जिम्मेदारी केवल वहां की राज्य सरकार की नहीं, बल्कि रणनीतिक जिम्मेदारी चुनाव आयोग की भी होती है और केंद्रीय बलों की भी होती है और केंद्र सरकार की भी होती है। मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से क्या किसी सरकार को कटाक्ष करने के राय में नहीं हूं, मैं केवल इतना चाहता हूं कि अगर जो इतिहास हमने पिछले 70 साल में बनाया है उस इतिहास को बदलने का समय आ गया है। वो इतिहास ये है कि सियासी हिंसा से लोगों की मौत, उस इतिहास को बदलिए। और बंगाल में जो गलतियां हुई हैं 21 में, 23 में, वो गलतियां, वो सियासी हिंसा हमको 2026 के चुनाव में नजर ना आए। विधानसभा चुनाव शांतिपूर्ण निपटे, सरकार किसी की बने सबका स्वागत है, पर सरकार ऐसी बने जिसके नीचे किसी भी सियासी हिंसा की, रक्त की आधार ना हो। क्योंकि यहां पर अगर पंचायत चुनाव में हिंसाएं होती हैं तो कहीं ना कहीं इसका सीधा सीधा खामियाजा हमारी आम जनता भुगतती है। पंचायत छोटी इकाई होती है और यहां पर अब बदलाव जरूरी है। इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं केंद्र सरकार से, पश्चिम बंगाल सरकार से और तमाम उन सरकारों से ये केवल अनुरोध करना चाहूंगा कि मतदान कराइए, सरकार बनाइए, सरकार उतारिए, हटाइए, चुनौती देखिए, लोकतंत्र बचाइए, संविधान बचाइए और कम से कम सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सियासी हिंसा को खत्म कराइए। हमारा देश का संविधान हमको सुकून की जिंदगी देता है, हमारे मौलिक अधिकार भी देता है, हमको समानता का अधिकार भी देता है, बदलाव भी देता है और मताधिकार भी देता है। मताधिकार शांति के साथ सरकार बनाने के लिए होना चाहिए, सियासी हिंसा के लिए नहीं। अगर मतपत्र और पेटियां लूटी जाती रहेंगी तो हमारा लोकतंत्र भी यहाँ पर परिभाषित सही रूप से नहीं हो पाएगा और कहीं ना कहीं हमारी जो छवि है, वैश्विक छवि, वो भी यहाँ पर, उस पर भी नुकसान होता नजर आएगा। तो यहाँ बदलाव करना जरूरी है और कम से कम मताधिकार में हिंसा जरूरी नहीं है। हिंसा से दूर रहिए और खासतौर सियासी हिंसा दूर रहिए, विकास करिए, आगे बढ़िए, विचार बदलिए और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अमन सहन के साथ देश में रहिए। ये देश हम सबका है, चाहे कोई भी राज्य हो, सब हमारे भारत देश का है, हिस्सा है और वहाँ पर हमारा संविधान भी है, हमारे अधिकार भी हैं और हमारी व्यवस्थाएं भी हैं। यहाँ पर सोचना होगा और बदलना होगा पश्चिम बंगाल का इतिहास जो अब तक खराब रहा है। उम्मीद करेंगे वर्तमान सरकार से, उम्मीद करेंगे इस पंचायत चुनाव के जो जीत के आए हुए लोगों से कि पृष्ठभूमि बदलिए, इतिहास बदलिए और सबसे महत्वपूर्ण बात है विचार बदलिए। तो आज की चर्चा में इतना ही, अगली बार फिर किसी नए मुद्दे के साथ होगी मुलाकात। नमस्कार।